दोस्तों, मैं आशीष सोनी गणित कोचिंग क्लास से। मेरे लास्ट वीडियो में जो मैथ्स पेडागॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो मैथ्स पेडागॉजी में जो हमने कल पढ़ा था कि मैथ्स है क्या। पेडागॉजी यानी कि मैथ्स के शिक्षा शास्त्र में मैथ्स का क्या प्रयोग है। तो गणित के प्रयोग तो हमने देख लिया कि गणित बच्चों को किस प्रकार से सिखाई जाती है। अब यहाँ पर जो मेरा सेकंड टॉपिक है, ये गणित का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि हम गणित की पेडागॉजी की बात कर रहे हैं, गणित शिक्षा शास्त्र में अगर हम जाना चाहते हैं तो उसकी जो है विधियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि गणित जो है वो कितनी विधियों के द्वारा पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो यदि आप संविदा के एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गणित की पांचों विधियां बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने पांचों विधियां समझाया। देखिए, गणित की विधियां यानी कि मैथमेटिक्स की जो मेथड्स होती है वो क्लासों को डिवाइड करके बताई गई है। आप वो मत सोचिए कि गणित कैसे हल करते हैं वो वाली मेथड, ये नहीं है। गणित की मेथड को कैसे प्रकार में बांटा गया है उसको यहाँ पर समझाया गया है। तो गणित की जो विधियां हैं, मैथ्स मेथड हैं, ये टोटल होती हैं 5। ठीक है, ये याद रखिए। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गणित की पेडागॉजी में या गणित शिक्षा शास्त्र में गणित की कितनी विधियां हैं, तो 5 इसका आंसर होगा कि 5 विधियां हैं। कौन कौन सी 5 विधियां हैं? आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण और ह्यूरिस्टिक। फिर से देख लीजिए, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण और ह्यूरिस्टिक। ये 5 विधियां जो हैं इसी में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इसमें हम एक एक करके इन विधियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं आगमन विधि। आगमन विधि क्या है? आगमन विधि यानी कि जब हम बच्चों को प्राइमरी स्तर पर, आगमन विधि का प्रयोग जो होता है अधिकतर प्राइमरी स्तर पर किया जाता है, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक आगमन विधि का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अल्फ़ाबेट सिखाते हैं या फिर का सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल, हमने एप्पल का एग्जाम्पल दिया है, तब वो उसको समझ पाया है प्राइमरी कक्षा में। तो आगमन विधि जो है वो पूर्णतः किस पर आधारित होती है? उदाहरण पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? उदाहरण पर। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है। आगमन विधि कहाँ पर पढ़ाई जाती है? प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, आगमन विधि किस पर आधारित होती है? उदाहरण पर आधारित होती है। जैसे कि हम बता रहे हैं बच्चों को कि ए फॉर क्या है? एप्पल। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल दिया है बच्चों को कि भाई किस प्रकार से इसको सिखाया जाए। ठीक है, इस पर क्या किया जाता है, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। यहाँ नीचे मैंने सिद्धांत लिखे हुए हैं सभी विधियों के। आगमन विधि का सिद्धांत, यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, इस पर 3 सिद्धांत यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यहाँ पर क्या होता है, हमको जो ज्ञात है या बच्चों को सिखाने से पहले उसको जो ज्ञात होता है वहां से हम उसको उदाहरण देते हैं किसी अज्ञात चीज के बारे में। ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, जैसे कि वो एप्पल को तो जान रहा है लेकिन ए को नहीं जानता, तो हम ए से उदाहरण देते हैं ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो पहली चीज जो हो गई वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। हम उसको बड़ा उदाहरण देते हैं और उसको सूक्ष्म बिंदु में केंद्रित करवाते हैं। मतलब अगर हम गणित का सवाल कर रहे हैं तो उसको हम किसी एग्जाम्पल के या उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि भाई जैसे एडिशन का कोई सवाल है कि 20 + 10 कितना हो गया? 30। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया। अब इसमें ये प्लस का क्या अर्थ है? इस प्लस की मीनिंग को, मतलब कि हम एक बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं और प्लस से जो चिन्ह है उसको समझाया जा रहा है कि इसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब किसी बड़े उदाहरण को देते हुए सूक्ष्म बिंदु को केंद्रित करके उसको समझाना। तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, अगर किसी चीज को कठिनाई है पढ़ने में, तो विशेष सवाल आते हैं जो उनको बच्चों को समझ में नहीं आते, उन विशेष सवालों को हम सामान्य करके सामान्य विधि से हल करना सिखाते हैं। ठीक है, तो आगमन विधि के 3 सिद्धांत जो हो गए वो ये है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यही है, आगमन विधि प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। प्राइमरी कक्षाओं में लिखना, प्राइमरी कक्षाओं में।
ठीक है। दूसरा पूर्णतः उदाहरण पर आधारित होती है। यहाँ पर क्या होता है, हम उदाहरण के द्वारा आगमन विधि को समझाते हैं। इसके 3 सिद्धांत हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसके 3 एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, इसकी कुछ और खास बात है। क्या खास बातें हैं? यह विधि जो है वो सरल है, सरल विधि है, ठीक है। उदाहरण के द्वारा समझाते तो थोड़ा समय ज्यादा लेती है, देखो समय ज्यादा, ठीक है, पर शक्ति कम, मतलब समझने में इसमें शक्ति कम लगती है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट और इसके यहाँ पर लिख लें कि यह समय ज्यादा लेती है और इसमें शक्ति कम लगती है, ठीक। इसमें जो है निरीक्षण और सत्यापन, निरीक्षण और सत्यापन स्वयं बच्चों के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो यह विधि सरल विधि है, थोड़ा समय ज्यादा लेती है, शक्ति का इसमें जो मतलब माइंड की कैपेसिटी है वो कम खर्च होती है, लेकिन निरीक्षण और सत्यापन बच्चे स्वयं कर सकते हैं। तो ये पहला आगमन विधि के बारे में आपने समझ लिया। इसकी और डिटेलिंग हम इसके नेक्स्ट उसमें देखेंगे, जहां हम एक एक विधि को सेपरेट सेपरेट समझेंगे। अभी तो मैं थोड़ा सा जनरल आइडिया आपको दे रहा हूँ कि किस प्रकार से ये विधियों को आप याद कर सकते हैं। आगमन विधि, प्राइमरी, उदाहरण, 3 सिद्धांत, ये विषय इसके हो गए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं निगमन विधि। निगमन विधि क्या है, ठीक है। निगमन विधि के बारे में याद रखें, माध्यमिक कक्षा यानी कि मिडिल क्लास, मिडिल क्लास में कक्षा अगर हम ले लें तो 6वीं से लेकर 10वीं तक इस विधि का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। निगमन विधि जो है वो सूत्र पर आधारित होती है, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड विधियां होती है। कैसे होती है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि मुझे किसी का ब्याज निकालना है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100, ठीक है। अब यह फार्मूला मेरे को पहले से ही पता है, ठीक है, ये फार्मूला मैं पहले से ही जानता हूँ। तो शिक्षक क्या करते हैं, फॉर्मूले को बच्चों को पहले सिखाते हैं, यानी कि याद करवाते हैं। जब उसको ये फार्मूला याद हो गया है, या n संख्याओं का योग होता है, तो n संख्याओं का योग बराबर होता है n+1/2, ठीक है। ये एक और फार्मूला बच्चों को याद करा दिया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि सवाल जो होते हैं वो शॉर्ट ट्रिक से हल हो जाते हैं, यानी कि समय की बचत हो रही है, समय की बचत, ठीक है। और शक्ति भी हमारी क्या हो रही है, कम लग रही है, ठीक। समय की बचत हो रही है और शक्ति कम लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि यह सूत्र पर आधारित विधि है। तो निगमन विधि जो होती है वह पूर्णतः क्या होती है, सूत्र पर आधारित होती है। इसमें क्या होता है, इसके सिद्धांत जो है उसको हम देखें। इसके 3 सिद्धांत हैं। ये आगमन विधि के क्या है, विपरीत सिद्धांत वाली विधि होती है। इसके विपरीत है, आगमन के विपरीत सिद्धांत वाली विधि है, ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चल रहे हैं। भाई अभी हमारे पास ब्याज का फार्मूला है, n संख्याओं का योग निकालने का फार्मूला है। फार्मूला तो हमको याद है, लेकिन अभी अज्ञात है। अज्ञात का मतलब इसका आंसर नहीं आया, ठीक है। तो वो फार्मूला लगा के हम अज्ञात से कहां जा रहे हैं, ज्ञात की ओर जा रहे हैं। इसके सिद्धांत में यह है कि यह अज्ञात से ज्ञात की ओर जाती है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। हमारे पास फार्मूला छोटा सा है और हम बड़े बड़े सवालों को हल कर रहे हैं, मतलब सूक्ष्म से हम बड़े बड़े सवालों को हल कर पा रहे हैं, इसलिए यह सूक्ष्म से स्थूल की ओर। और तीसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। फार्मूला एक सामान्य सा आपको फार्मूला दिख रहा है, इससे हम बड़े और विशिष्ट सवालों को हल कर पा रहे हैं। तो इसके सिद्धांत जो है वो आगमन विधि के विपरीत सिद्धांत होते हैं, ठीक है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स है। ड्रॉबैक्स क्या है, इसमें बच्चों को रटने की आदत पड़ जाती है, रटने की आदत होती है, थोड़ी सी कठिन या जटिल विधि है, ठीक है। यदि एक बार हम भूल गए तो याद आना मुश्किल है। भाई एक बार आपने जैसे ये n+1 है, आप प्लस का साइन भूल गए, पता चला माइनस कर दिया,
तो पूरा सवाल क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। यदि ये n+1 की जगह क्या हो गया, गलती से हम भूल गए और हमने ऋण का निशान लगा दिया तो हमारा सवाल गलत हो गया। तो ये क्या हो गए, इसके दोष हो गए, एक प्रकार से आप समझ लें। ठीक है, इस विधि के दोष क्या हो गए कि इसको रटना पड़ता है, ठीक है, कठिन और जटिल है, और यदि हम बीच में भूल गए हैं तो याद करना कठिन होता है। ये समय की बचत कराती है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड है। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो इसको भी याद कर ले, एक बार फिर से दोहराएं। निगमन विधि माध्यमिक कक्षाओं या मिडिल कक्षाओं या कह दें हम 6वीं से लेकर 10वीं तक प्रयोग की जाती है। पूर्णतः सूत्र पर आधारित विधि होती है। इसमें पहले से हमको सूत्र पता होता है, यानी कि हमको अज्ञात सूत्र पता है, उससे हम ज्ञात की ओर जा रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े सवालों को सूक्ष्म सूत्रों से याद कर लेते हैं। सामान्य सा एक सूत्र होता है, उससे हम विशिष्ट सवालों को हल कर पाते हैं। इसके फायदे क्या है, समय की बचत होती है, शक्ति कम लगती है, शॉर्ट ट्रिक से सवालों को हल कर लिया जाता है। लेकिन नुकसान क्या है, इसको रखना पड़ता है, क्योंकि फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आपको क्या होगा, आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो रटने की आदत पड़ जाती है, कठिन और जटिल विधि है, भूल गए तो याद करना कठिन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है विश्लेषण विधि है, इसको एनालिटिकल विधि भी कहते हैं। एनालिटिक विधि यानी कि एनालिसिस, इसमें डेटा या गणित के जो संक्रियाएं हैं उनका आकलन किया जाता है। आकलन करना ही विश्लेषण विधि का मुख्य सिद्धांत होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो सिद्धांत है। पहला है अज्ञात से ज्ञात की ओर, यह भी सूत्र जैसे ही प्रयोग की जाती है, लेकिन इसमें स्टेप बाय स्टेप सवालों को हल किया जाता है। तो विश्लेषण विधि एनालिटिकल विधि है, यानी कि इसमें क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। और यह बड़ी कक्षाओं का मतलब क्या हो गया, उच्च कक्षाओं में, उच्च शिक्षा में, यानी कि 12वीं या 10वीं के बाद बड़ी कक्षाओं में, 10वीं से आगे, 10वीं से आगे यानी 12वीं, 12वीं के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो कॉलेज है वहां तक चलती है। ठीक है, ये तीनों विधियां जो है वो बड़ी कक्षाओं में चलती है। ये तीनों विधियों के याद रख लें कि ये बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। ठीक है, देखें विश्लेषण यानी कि आकलन विधि या एनालिटिकल विधि, इसमें भी अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है, लेकिन छोटे छोटे भागों में क्या होता है, समस्याओं को हल किया जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे भाग जो है उसमें समस्याओं को हल किया जाता है। इसमें किस प्रकार के सवाल आते हैं, इबारत वाले सवाल, जैसे कि समय और कार्य वाले सवाल हो गए। ठीक है, किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना, इस प्रकार के सवाल जो होते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि बोला गया है कि 1500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आयत जिसकी लंबाई 50 है कि बाड़ लगाने पर 60 पैसे प्रति वर्ग मीटर में कितना खर्च आएगा। ठीक है, इस प्रकार का कोई एक सवाल है जो मैं दोहरा देता हूँ, आप लोग इसको जूम करके देख सकते हैं। 1500 वर्ग मीटर का कोई एक क्षेत्रफल दे दिया गया है, उसकी लंबाई आपको दे दी गई और पूछा जा रहा है कि इसके बाड़े में, यानी कि इसके चारों तरफ यदि हमको तार लगाना है या बाड़ लगानी हो तो 60 पैसे प्रति मीटर का खर्च आ रहा है, तो कुल कितना रुपया लगेगा। ठीक है, तो ये सवाल 2-3 चरणों में हमको हल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले क्या है, हमारे पास क्षेत्रफल है और लंबाई वैसे, और हमको क्या चाहिए, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लंबाई के माध्यम से उसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो लंबाई और क्षेत्रफल के माध्यम से चौड़ाई निकल जाएगी, फिर हम परिमाप का सूत्र यूज करेंगे, ये निगमन विधि के सूत्र यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, उसका परिमाप। और वो परिमाप जो आएगा उसमें हम क्या करेंगे, फिर 60 पैसे के हिसाब से गुणा करके उसका आंसर निकालेंगे। मतलब ये सवाल जो है वो 4-5 स्टेप में होगा। ठीक है, 5 स्टेप में जब इसको हल किया जाएगा तो इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर हम सवाल को क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे भागों में हल कर रहे हैं।
मतलब यहाँ पर क्या बनते हैं, आपके समीकरण बनाए जाते हैं। देखो आप जब बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तभी आपको समीकरण देखने को मिलेंगे। जब आप 10वीं से ऊपर जाएंगे या 10वीं कक्षा में रहेंगे, हम समीकरण बनाकर सवालों को हल करेंगे। यहाँ पर मतलब क्या है, ये विश्लेषण किया जाता है, एक एक सवाल के इबारत का अध्ययन किया जाता है, इसका आकलन किया जाता है कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, सबसे पहले क्या निकालें। तो ये सारी विधि जो होती है विश्लेषण विधि में ही आती है। ठीक है, समीकरण बनाए जाते हैं, बड़ी कक्षाओं में प्रयोग किए जाते हैं, इबारत वाले सवाल होते हैं। ठीक है, और सारी प्रकार की गणित यानी कि अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित, ठीक है, अंकगणित, बीजगणित और रेखा गणित तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ में इसके क्या होता है कि भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के सिद्धांत या अनुप्रयोग में काम आती है। ठीक है, तो यह जो विश्लेषण विधि है यह कम से कम 5 से 10 स्टेप में हल की जाती है। समीकरण वाले सवाल होते हैं, बड़ी कक्षाओं में प्रयोग होती है, इबारत वाले सवाल होते हैं, अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित तीनों प्रकार के गणितों में काम आती है। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के अनुप्रयोग इसमें किए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी कहना चाहिए ड्रॉबैक्स क्या है या दोष क्या हो सकते हैं थोड़े से, कि समय ज़्यादा लेती है, ठीक है, और तर्क शक्ति का प्रयोग ज़्यादा होता है। मतलब कि जो प्रभावशाली बालक है वही इसको कर सकते हैं, जिनमें विचार करने की क्षमता है। जैसे कि 10वीं के बाद जो मैथ्स लेता है, गणित लेता है, वो इंटेलिजेंसी, जिसके आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, जिसमें विचार करने की शक्ति ज़्यादा होती है, वही विश्लेषण विधि का प्रयोग कर सकता है। तो विश्लेषण विधि इसलिए बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संश्लेषण। ये विश्लेषण विधि का हो गया। संश्लेषण की हम बात करें तो संश्लेषण जो है वो विपरीत और पूरक, देखो विपरीत और पूरक किसके, विश्लेषण विधि के। संश्लेषण विधि जो है वो विपरीत और पूरक होती है विश्लेषण विधि के। अभी हमने विश्लेषण में क्या किया कि इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया और एक एक टुकड़े का अध्ययन किया, ये एक एक भागों को हम हल करते हैं। संश्लेषण क्या होता है, सभी भागों को इकट्ठा किया जाता है। छोटे छोटे भागों में जो सवाल बटे हुए हैं उनको इकट्ठा करना ही संश्लेषण कहलाता है। यह भी बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाती है संश्लेषण विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, यह विधि समस्या आधारित होती है, मतलब आपको पहले से ही समस्या पता होती है। जब हम सवालों को हल करते हैं, छात्रों को जब हल कराया जाता है उनको पहले ही समस्या को बता दिया जाता है कि भाई आपके सवाल में इस प्रकार की समस्या है। अब आप छोटे छोटे भागों में जो आपके हल दिए हुए हैं उनको इकट्ठा करके इस समस्या का हल निकालो। ये अधिकतर कारगर होती है किसमें, मंद बुद्धि बालकों के लिए। मंद बुद्धि बालकों को छोटे छोटे हिस्सों में सवालों को हल करके समझाया जाता है। और यह रेखा गणित में ज्यादा प्रयोग की जाती है। किसमें ज्यादा प्रयोग की जाती है, रेखा गणित। रेखा गणित में क्या होता है कि हम भागों में इसको बांट देते हैं। इसमें एक बात आती है, एक लाइन आती है कि जिस प्रकार घास के ढेर में तिनके को ढूंढा जाता है, घास के ढेर में तिनके सुई को ढूंढा जाता है, वही काम संश्लेषण विधि में किया जाता है। मतलब बहुत बड़ा सवाल है, उसमें हमको उसका आंसर चॉइस करना है, यानी कि यह संश्लेषण विधि उस चॉइस पर आधारित होती है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यह विश्लेषण विधि के विपरीत और पूरक है। इसके बारे में मैं और आपको डिटेल में बता दूंगा, मेरा नेक्स्ट चैप्टर जब आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा। इसमें खास याद रखने वाली बात यह है, संश्लेषण विधि रेखा गणित पर आधारित है, बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाती है, समस्या आधारित विधि है, मंद बुद्धि बालकों के लिए है, विपरीत और पूरक है किसके, विश्लेषण विधि के। ठीक है, लास्ट हम देखते हैं पांचवी विधि है ह्यूरिस्टिक विधि। देखो ह्यूरिस्टिक विधि जो है ये आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा यह विधि की परिभाषा दी गई है, या आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा यह विधि को बताया गया है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोजना।
ह्यूरिस्टिक शब्द जो बना हुआ यूरो से बना हुआ है और यूरो का मतलब होता है खोजना। इसमें कम से कम एफर्ट लगा के मतलब कम से कम शिक्षकों को जो है कार्य करना पड़ता है और बालकों के द्वारा ज़्यादा कार्य कराए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कम से कम टीचर की शक्ति खर्च होती है और बालक स्वयं के द्वारा कार्य करना सीखता है। तो ह्यूरिस्टिक विधि में खोजना है और स्वयं के द्वारा कार्य करना है। ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने। इसके बारे में कुछ खास बातें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ह्यूरिस्टिक विधि में इसको देखो खोज विधि कहते हैं, यानी कि ये स्वयं द्वारा हल की जाती है। ठीक है, इसमें शिक्षक की भूमिका कम होती है। ठीक है, छात्र स्वयं कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये तीन चीजें जो यहाँ पर आ रही हैं, स्वयं द्वारा हल की जाती है, शिक्षक की भूमिका कम होती है, छात्र स्वयं कार्य को हल करते हैं। मतलब क्या हो गया यहाँ पर अनुसंधान वाले काम ज्यादा है। मतलब कि अनुसंधान, खोजकर्ता, वैज्ञानिक। ठीक है, तो ये तीनों चीजें कहाँ होती है? जब हम बच्चों को क्या कराते हैं? प्रोजेक्ट कराते हैं। यदि हमने बच्चे को कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है, किसी प्रकार का प्रायोगिक वर्क दिया है, ठीक है, किसी प्रकार का जब हम बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, प्रायोगिक कार्य देते हैं, तो ये सारी चीजें किसमें होती हैं? ह्यूरिस्टिक में होती है। इसमें बच्चे को स्वयं के द्वारा ही सवालों के हल ढूंढना पड़ता है। तो आज यहाँ पर जो है हमने 5 विधियों को बताया है। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि गणित जो है उसको जब समझाना पड़ता है, टीचरों को जब बच्चों को समझाना पड़ता है, तो गणित कितने माध्यम में, कितने विधियों से समझाया जाता है? तो गणित की केवल 5 विधियां हैं। इसमें पहली आगमन विधि है, दूसरी निगमन विधि है, तीसरी विश्लेषण विधि है, चौथी संश्लेषण है और 5वीं ह्यूरिस्टिक है। आगमन विधि प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाई जाती है, यह उदाहरण पर आधारित होती है। निगमन विधि माध्यमिक या मिडिल कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। इसमें सूत्र के द्वारा बच्चों को जल्दी सवाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन इसमें रटने की आदत पड़ जाती है। विश्लेषण विधि, संश्लेषण और ह्यूरिस्टिक विधि बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाती है। इसमें सवालों को छोटे छोटे भागों में हल किया जाता है, समीकरण बनाकर हल किया जाता है। संश्लेषण विधि विपरीत और पूरक होती है किसकी? विश्लेषण विधि। और ह्यूरिस्टिक विधि जो होती है यह पूरी तरह से प्रयोगात्मक विधि है। इसमें बच्चा जो है अनुसंधान करता है, खोज करता है और वैज्ञानिक की भूमिका में रहता है। मतलब वह प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल के कार्य ज्यादा करता है। आप लोगों को जैसे प्रोजेक्ट मिलता है, अब उसमें टीचर से क्या करता है, एक सवाल दे देता है या बोलता है कि आप अपने मन से एक प्रोजेक्ट बनाइए, तो ये सब किस में आएगा? ह्यूरिस्टिक विधि में आएगा। तो ये पूरा वीडियो है जिसमें 5 विधियों को छोटा या संक्षिप्त करके बताया गया है। यही सवाल आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप देख लीजिए। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट जब मेरा जो चैप्टर आएंगे, देखिए मैथ्स पेडागॉजी के केवल 5 यहाँ पर मैं वीडियो डालूंगा, जिसमें पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा ये विधियाँ हो गई हैं। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे एक एक सेपरेट विधि को पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा लंबा होगा। इसके बाद अगले चैप्टर में हम मूल्यांकन देख लेंगे। तो देखो पहले आपने गणित को समझा, गणित क्या है, दूसरा गणित की विधियों को समझा, तीसरा गणित के मूल्यांकन को समझेंगे। इसके बाद जो है जब हमारा मूल्यांकन हो गया तो बच्चा या तो पास होगा या फेल होगा, या सप्लीमेंट्री आएगी, तो हम क्या करेंगे? लास्ट टॉपिक उसका रेमेडियल क्लासेस लेंगे। रेमेडियल का मतलब उपचारात्मक कक्षाएं। तो उपचारात्मक कक्षाएं कैसी होती गणित की, उसको भी समझाया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। ठीक है, थैंक यू।